1.5 साल की बच्ची ने कोरोना से जीती जंग। जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी में 14 दिनों से एडमिट रही ये बच्ची पूरी तरह हुई ठीक। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने ठीक हुई बच्ची को किया उसके परिवार के हवाले। अरे उधर देख देखिए, आप जानते होंगे कि पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पे कोविड पॉजिटिव केसेस जो बढ़ रहे हैं। केसेस बढ़ना अच्छी बात है क्योंकि एग्रेसिव सैम्पलिंग और एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है और एग्रेसिव जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। लगभग हम 1300 सैंपल्स पर डे उठाते हैं और उस 1300 में अगर बात की जाए तो 30-35 लोग ऐसे डिटेक्ट होते हैं जो कोविड पॉजिटिव निकलते हैं। तो एवरेज इनकी निकलती है 2% निकलती है। जितना ज़्यादा जो है एग्रेसिव टेस्टिंग और एग्रेसिव सैम्पलिंग होगी उतनी ही ज़्यादा केसेस सामने आएंगी। बहुत अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि इन्फेक्शन किस किस एरिया में है। लेकिन खुशी की बात यह है कि सभी केसेस जो रेड जोन से आ रहे हैं, रेड जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं। सभी जो है जो ऑलरेडी हमारे कोविड पॉजिटिव केसेस डिक्लेयर हुए उनके कॉन्टैक्ट में है। ऐसा कोई ब्लाइंड केस नहीं है जिसके लिए हमें जो है वो वरी हो। आज काफ़ी सारे लोग हमारे जो हैं कोविड पॉजिटिव केसेस जो है ठीक हो चुके हैं। आज उसी सिलसिले में आपने देखा कि अभी हमने 2 साल की बच्ची जो थी ये सुंदरबनी एरिया से थी, ये कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हुई थी और आज जो है ये ठीक होके घर जा रही है। अब अगले 14 दिन के लिए अपने होम क्वारंटाइन में रहेगी, वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट होगी। इसी के साथ साथ वार्ड नंबर 10 प्रॉपर राजौरी से जो एक मेंटली रिटार्डेड लड़का था उसको भी आज यहाँ से जो है रिलीज़ किया गया है, वो ठीक हो गया है। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है। मेडिकल कॉलेज की तरफ से जितना हो सकता है उससे बढ़ चढ़ के ये कर रहे हैं, अच्छी ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। हमारे कोविड केयर सेंटर्स में जी ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल हैं। हमने कोशिश की कि हर कोविड केयर सेंटर में जो है हर फैसिलिटी टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल हो। हाँ, कहीं कहीं खामियां रहती हैं, जिन खामियों को जो है वो इमीडिएटली दूर किया जाता है। इसके साथ साथ जो है ये मुबारक बात है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कि अभी जो रिकवरी रेट यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। अगर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं इसके साथ साथ रिकवरी रेट भी है। आज ही हमारे जो कुछ कोविड केयर सेंटर्स में कुछ लोग जो हैं उनके टेस्ट हो चुके हैं। पहला उनका जो टेस्ट है जब पॉजिटिव डिक्लेयर हुए थे उसके बाद 10 दिन के बाद जो पहला टेस्ट लिया जाता है उनकी आज हमने कल टेस्ट ले लिए। 2 दिन तक उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। अगर वो नेगेटिव डिक्लेयर होते हैं तो विदिन 24 उनका सेकंड टेस्ट लिया जाएगा। अगर सेकंड टेस्ट भी नेगेटिव डिक्लेयर होता है तो उनको जो है रिलीज़ किया जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ इसमें जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेनटेन करना है, बहुत कम मार्केट में घूमना है। जो एडवाइजरीज गवर्नमेंट की तरफ से जारी की है उन एडवाइजरीज को जो है आपने फॉलो करना है। मैं लोगों से लास्ट पे यही अपील करता हूँ कि जो एडवाइजरीज हम यहाँ से इशू करते हैं उन एडवाइजरीज को फॉलो करें। क्योंकि कल हमने एक ऑर्डर निकाला है जिसके ज़रिए जो है काफ़ी सारा जो है जुर्माना आयद किया जाएगा अगर कोई एडवाइजरी को फॉलो नहीं करता है। मैं आपकी मीडिया की मदद से तमाम लोग जो बिलखुसूस राजौरी की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने जब से कोविड-19 यहाँ शुरू हुआ है तब से हमारा ताउन दे रहे हैं। अभी भी इस ताउन की ज़रूरत है ताकि आने वाले वक्त में इस कोविड-19 की हम जो है जंग लड़ सकें। थैंक यू। हमारी टीम जो दिन रात लगी है जब से ये कोविड शुरू हुआ है, पर बीच बीच में काफ़ी मायूसी भी हो जाती है। पर आज एक दिल से बहुत खुशी हुई कि जो ऊपर वाले की तरफ से हमारी जो टीम लगी है, दिन रात लगी है, उन सब की मेहनत थोड़ी रंग लाती है। और ये एक बहुत खुशी की हमें हुई कि एक 1.5 साल बच्ची जो है और एक मेंटली रिटार्डेड लड़का जो है, इन्होंने अपनी कोविड के ख़िलाफ़ एक जंग जो है वो कामयाबी से हासिल की है। ये ऊपर वाले की देन है और थोड़ी हमारी मेहनत होती है या नहीं ये ऊपर वाला ही जानता है। पर एक दिल से आज बहुत खुशी हुई है कि जो एक बच्ची परी और एक लड़का अशोक जो है आज ठीक होकर घर जा रहे हैं। शिवसेना ने बाबा अमरनाथ जी की यात्रा रद्द होने पर किया एहतजाज। कहा ईद के लिए भी गाइडलाइंस होनी चाहिए जारी।
अमरनाथ यात्रा को रद्द करने के जो निर्णय लिया गया है उसके खिलाफ है। देखिए, पहले तो 21 जुलाई को लगातार ढिंडोरा पीटा जाता रहा है कि अमरनाथ यात्रा शुरू की जाएगी। कई श्रद्धालु यहां जम्मू पहुंच भी चुके थे इसके लिए, कईयों ने अपनी टिकटें तक कंफर्म करवा दी गई हैं। यहां तक कि हमें जानकारी है कई लोग अपना कोरोना टेस्ट भी करवा चुके हैं ताकि अमरनाथ आने में उनको किसी तरह की दिक्कतों का, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मगर 21 जुलाई को बीते कल देर शाम प्रशासन ये निर्णय लेता है कि अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी जाती है। जो प्रशासन का ये निर्णय हमारा मानना है कि श्रद्धालुओं को गुमराह करने वाला था और ये श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ था। एक तरफ तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी मॉल, दुकानें, रेस्तरां, यहाँ तक कि पर्यटक स्थलों तक को खोलना जा रहा है। और दूसरी तरफ धार्मिक यात्राओं का जहाँ तक सवाल है उसको लेकर जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है वो सकारात्मक नहीं हो पा रहा। तो हम जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी से भी अपील करते हैं कि जैसा अमरनाथ यात्रियों के साथ हुआ वैसा हमारे दूसरे समुदाय के लोगों के साथ ना हो, और ईद को लेकर भी जो है समय रहते ही प्रॉपर गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो अमरनाथ गुफा से जो लाइव दर्शन और आरती दिखाई जा रही है, हम उसका जो है तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। एमजी नरेगा के बैनर तले रोड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मुहैया की मजदूरी, लेकिन जरूरतमंदों को नहीं मिल पाए मजदूरी के पैसे। ये मैसेज सेंड किया था वीडियो बना के कि हमारी जो कुछ मुद्दे हैं वो ये मुद्दे हैं कि हमें जो डेवलपमेंट सरकार की तरफ से है उससे बहुत महरूम रखा है। जैसे कि एमजी नरेगा में ख़ास आज, क्योंकि नरेगा में लोग काम करके अपना टाइम पास करते हैं और नरेगा का काम करके फिर भी लोगों को पेमेंट नहीं हुई है। लॉकडाउन की वजह से लोग इधर उधर कहीं बाहर मजदूरी पे नहीं जा सके, लिहाजा 4-5 माह हो चुके हैं लोग अपने घरों ही में, अपने गाँव में इधर काम करके, और ब्लॉक चसाना के बैंक में गए कि हमें जो हमने काम किया है उसकी मजदूरी मिलेगी। वहाँ पे इतना रश के 2-2 दिन वहाँ बैठना पड़ता, और वहाँ 2-2 दिन लगा के भूखे और प्यासे बैठकर वहाँ से लोग मायूस होकर आए यहाँ। सुनील डिम्पल ने पीएम मोदी को लिखा एक खत जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दों पर मांगी क्लैरिफिकेशन। कहा, हम आर्टिकल 370 की स्क्रैपिंग को 12वीं क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस में शामिल करने के खिलाफ हैं। कक्षा के क्लासेस में दफा 370 को हटाने का सिलेबस में रखा जाएगा जम्मू कश्मीर में, और साथ में यह कहा गया है कि दफा 370 के पीछे अलगाववाद का हाथ था, इसलिए हटाया जा रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि हमारे महाराजाओं ने, बुजुर्गों ने, जब विलय के समय हुआ था तो महाराजा हरि सिंह जी ने ये दफा 370 जब भारत के संविधान में रखवाया था कि हमारे जम्मू कश्मीर के दो एलओसी पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही शेलिंग की वजह से आवाम को करना पड़ रहा बेहद परेशानियों का सामना। लोगों के मुताबिक उन्होंने कई बार फौजी चौकियों को इसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन अभी तक इन शेल्स को डिफ्यूज नहीं किया गया है। उनको बताने के लिए हमारा लम्बरदार ऊपर गया, जो मुखिया है वो वहाँ जा कर के ब्रिगेड में बताया, उन्होंने मोड़ के वापस भगा दिया कि आप इधर से जल्दी भाग जाओ नहीं तो दोबारा फिर शेलिंग हो जाएगी, और उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 3-4 बम फोड़े ऊपर, जो ऊपर टॉप में थे, उनके नज़दीक, फोर्स के नज़दीक थे, उनको फोड़ दिया। बाकी जो इधर कम से कम 150-200 बम पड़ा हुआ है उसको कोई नहीं फोड़ा, और अभी तक कोई इधर आया नहीं है इस बमों को फोड़ने के लिए। दूसरा, ये जो अभी इधर बम दिखाया गया है ये स्कूल के बगल में है। बच्चे जब स्कूल खुलेंगे, बच्चे इसके साथ कोई ना कोई हरकत करेंगे तो ये चाल पकड़ जाएगा और बम फटेगा, बच्चे नुकसान होंगे। फिर उस टाइम बोलेंगे कि ये हमारे को क्यों नहीं बताया। बताने के बावजूद भी आगे जितना भी है कोई भी
कर्मचारी है वो आगे से बोलता है कि इधर किसी ने नहीं आना है बम फोड़ने का बताने के लिए। सर सबसे ज़्यादा ये परेशानी है, जिंदा गोलों को कोई उठाने वाला नहीं है और ना यहाँ इस पंचायत में कोई बैंकर है। और फायरिंग के दौरान सबसे परेशानी फसल लगाने में, काटने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि यहाँ किसी पंचायत के अंदर कोई भी बैंकर नहीं दिया गया सर। तो उसके बाद दूसरी परेशानी ये है कि यहाँ कोई जो जिंदा बम पड़े हैं वो उठाने वाला कोई नहीं है सर। ये सबसे ज़्यादा सर परेशानी है। जो जिंदा बम पे वो आपने खुद भी देखे हैं, वो ज़मीन के ऊपर सामने पड़े हैं, ज़मीन के अंदर तो वो तो अलग बात है, जो सामने पड़े वो भी कोई उठाने वाला नहीं है सर। यूथ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट की अगुवाई में यूथ कांग्रेस वर्कर्स ने बीजेपी सरकार के खिलाफ डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर किया एहतजाज, जिसके दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सोशल एक्टिविस्ट जेकेपीएम पार्टी सीनियर लीडर की तरफ से राजौरी में की गई एक बैठक। इस बैठक में उन्होंने की कई मुद्दों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी थाना मंडी को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में बरामद किए गए हथियार व गोला बारूद। मोकड़ी है ना सारी कठुआ के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अटल सेतु ब्रिज बनवाने की मांग। कहा, ब्रिज के बिना एम्बुलेंस और अन्य मेडिकल इमरजेंसीज तक पहुंच पाना है बेहद मुश्किल। थी कि हम चाहते हैं कि जो यहाँ की गवर्नमेंट एम्बुलेंसेस हैं सर उनको छूट दी जाए कि जो एमरजेंसी पेशेंट होते हैं, जिनमें कि लेबर पेन वाली जो डिलीवरी वाली जो लेडीज़ होती हैं, जो हमारी बहनें जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है, उनको कोई स्नेक बाइट का केस हो, कोई इमरजेंसी केस हो, उनको छूट दी जाए कि यहाँ ब्रिज से क्रॉस करके वो कठुआ जाए, क्योंकि यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे 100 घंटे का है। और अगर हमने महानपुर की तरफ से जाना हो तो हमें 3 घंटे लगते हैं, और रास्ता भी जो रास्ता है उस रास्ते की भी हालत बहुत खस्ता है। गौरव जी, जो डिलीवरी केस है वो तो यहाँ पे जो है एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी वो डिलीवरी केसेस हो सकते हैं। फिर आपने मेन मुद्दा बीच में जो है डिलीवरी केस का ही क्यों मेन फोकस लेके? बेसिकली प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि 4 साल से यहाँ पे ब्लड बैंक का जो सामान है सारा लाया हुआ है, ब्लड बैंक बनाया हुआ है, मगर उसके बावजूद आज तक उसकी इंस्टॉलेशन नहीं हुई है। जबकि यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर भी यहाँ पे अवेलेबल है 2 साल से, मगर उसके बावजूद आज तक ब्लड बैंक चल नहीं पाया है, जिसकी वजह से मैक्सिमम यहाँ से जो लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो कि रेफ़र होती हैं। और हम नहीं चाहते, या सरपंच जो आए हैं, जो गाँव के जितने भी हमारे साथ पंच सरपंच हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे कोई ऐसा। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस JNK शाहनवाज चौधरी की जानिब से की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ की गई चर्चा, देखें आकाश मलिक की एक खास रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास मकसद ये है, इसलिए बुलाया है कि कोरोना वायरस की वजह से और कोविड-19 की वजह से जो हालात पूरे मुल्क में और रियासत में हुए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी लोग उससे मुतासिर हुए, मगर क्योंकि जो आस्ता आस्ता पूरा मुल्क भी और रियासत अनलॉक होते गए और तकरीबन पूरे तरीके से खुल गए, उसके बाद भी पुंछ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऐसे इर्रेशनल डिसीजन लिए हैं। उस वक्त भी जब ये बहुत ज़्यादा लोग हमारे बाहर से यहाँ आए, क्वारंटाइन सेंटर्स बने और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजंस लिए, उसमें बहुत सारे इरेशनल डिसीजन थे, जैसे सुरनकोट में आधा बाजार आधा टाउन खुला कर दिया और आधा बंद कर दिया। तो ये कोई रेशनल, कोई लॉजिक नहीं बनता था कि अब आधा टाउन खोल रहे हो, आधे को रेड जोन कर रहे हो और पूरी मूवमेंट जो है फ्री है, तो उसका कोई जो है उसका कोई लॉजिक नहीं बनता था। कुछ ऐसे डिसीजन लिए, बट अभी हालात में, अभी जो करंट सिचुएशन में जो डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ लिए हैं अभी हाल में ही, उससे लोग बहुत परेशान हैं, गरीब आदमी परेशान है। ऑलरेडी 5-6 महीने से लॉकडाउन है। ख़ास तौर पे पहली बात जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में लाना चाहता हूँ, और मैं ख़ास तौर पे ये डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो फेलियर रहे हैं इसमें, उनको मैं ख़ास तौर पे ये कहना चाहता हूँ, और जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, SSP हैं या यहाँ सुरनकोट के SDM हैं, तहसीलदार हैं या SDPO हैं, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है के लोग हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौर से इन इश्यूज़ को सुने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की डेट में सुरनकोट में है, वो जो सुरनकोट बाईपास है कोठा में, वहाँ पे आपने
सारी मेटाडोर्स है जो प्राइवेट टैक्सीज है, सुमोस जो गांव देहात से लोगों को ला रही हैं, अपने बाईपास पोठा में रोक दिया उनको। वहां से करीब सुरनकोट हॉस्पिटल के आसपास या तहसील के पास 3 किलोमीटर का करीब डिस्टेंस बनता है। तो जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, वो तो सीधा गाड़ी लेके अंदर आ रहे हैं। जो गरीब आदमी है, जो गाँव का बुजुर्ग है, कोई बेचारी लेडीज हैं, बच्चे हैं जो डॉक्टर को चेक करवाने आ रहे हैं, किसी की सर्जरी हुई है उसने स्टिचेस खुलवाने हैं, कोई और किसी परेशानी की वजह से, डोमिसाइल की वजह से, आज डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, लोग सारे जो है उसके लिए मूवमेंट कर रहे हैं। तो वो लोग वहां से 3 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है कि बुजुर्ग लेडीज, बुजुर्ग लोग, बच्चे कैसे परेशान हालात में वहां से कर रहे हैं। इस तरफ से पोठा बंद कर दिया, उस तरफ डिग्री कॉलेज बंद कर दिया। ये कौन सा लॉजिक है एडमिनिस्ट्रेशन का कि अगर आपने गाड़ियां वहां बंद की हैं, ठीक है आपने वहां गाड़ियां बंद की हैं, आप वहां अल्टरनेट अरेंजमेंट करो। आप वहां पे कुछ 4-5 सुमोज, टाटा सुमोज या 4-5 मेटाडोर्स आप रख दो जो बाईपास से लोगों को फिक्स कर दो, इस और 4-5 डिग्री कॉलेज में फिक्स कर दो, जो सिर्फ वहां से रोड लगाएंगे, वहां से हॉस्पिटल के पास और हॉस्पिटल या तहसील के पास, और फिर वहां से वापस लोगों को वहां छोड़ेंगे। नहीं तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा नाइंसाफी है। एक तो ये इश्यू है कि फटाफट या तो उन गाड़ियों को थोड़ा थोड़ा करके अलो किया जाए, यहाँ ड्रॉप करके वापस जाएं, फिर बीच में लेने आए, या फिर परमानेंट कुछ गाड़ियां लगा दी जाएं जो बाईपास और डिग्री कॉलेज के बाद जो वहां से लोगों को लेकर टाउन में है। पहला तो ये इशू है। दूसरा, जो कल फरमान जो है, जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब कुछ ना कुछ फरमान जारी करते रहते हैं, एक कल जो फरमान जो है इर्रेशनल जो फरमान जारी हुआ है, जिसमें मार्केट का टाइम डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 8 से 3 कर दिया गया है। ये कौन सा लॉजिक है कि 3 बजे तक कोरोना नहीं आएगा और 3 बजे के बाद कोरोना आ जाएगा? अरे कुछ थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। इतना तो समझ लो कि 8 से अगर 8 से शाम को 6 बजे तक आप रखते हो, तो जो टाउन के लोग हैं वो हमेशा शाम को फिर निकलते हैं शॉपिंग के लिए या कुछ और कामकाज के लिए, और जो गांव देहात के दूर के लोग हैं वो सुबह आते हैं 1-2 बजे तक, अपना 3 बजे तक सारा काम करके वापस जाते हैं। तो इस तरीके से स्कैटर्ड हो जाती है जो आपकी जो लोग आते हैं टाउन में, वो स्कैटर्ड पोजीशन में आते हैं। अगर आपने 8 से 3 कर दिया, सारे के सारे लोग दिन को आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी और लोग इतने ज्यादा रश पड़ेगा बाजारों में। तो ये कौन सा लॉजिक है? तो इसका टाइम जो है मार्केट का वो 8 से शाम को 6 या 7 रखा जाए, ताकि स्कैटर्ड तरीके से लोग जो है वो बाजार में आए। उसके अलावा एक और फरमान जो कल का जारी किया है कि जो भी लोग बाहर से आएंगे वो एकदम से जारी कर दिया है कि वो बीजी में क्वारंटीन करेंगे। जो लोग हमारे ऑलरेडी मेडिकल चेकअप्स के लिए जम्मू गए हैं, दूसरे किसी कामों के लिए जम्मू गए हैं, वो वापस आना है, वो लोग परेशान हैं, हमें क्वारंटीन करेंगे।